हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई मित्र हमारे कहते हैं कि भाई तुम ये लिबरलाइजेशन, उदारवाद और इकोनॉमिक फ्रीडम और इन सब बातें करते हो, पर इससे मुझे दिखाओ किस गरीब को लाभ हुआ है। लिबरलाइजेशन से, उदारवाद से तुम्हें तो बहुत लाभ हुआ है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ हुआ है, बड़े बड़े व्यवसायी जो हैं उन्हें लाभ हुआ है, पर गरीबों का कोई अभी तक लाभ नहीं हुआ है। वो उनकी परिस्थिति इस उदारवाद के कारण, इस लिबरलाइजेशन के कारण और खराब हुई। तो यह बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी परिस्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, पर वह उदारवाद से उनकी परिस्थिति और खराब हुई है, इसे मैं नहीं मानता। और इसका कारण सरल है। इसके पीछे जो कारण है कि जो सबसे गरीब है, जो छोटे व्यवसायी हैं, उनकी परिस्थिति में कोई सुधार नहीं होने का कारण यह नहीं है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो हो रहा है वो उससे उनको कोई भी उन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ा है। उसका कारण यह है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था से जो अपना हाथ पीछे लेना आरंभ किया, वो अभी भी निचले स्तर तक नहीं पहुंचा है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। दिल्ली में रिक्शा चलाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कई वर्षों पहले कि 1 लाख रिक्शा चालकों की आवश्यकता है। 1 लाख रिक्शा की आवश्यकता, साइकिल रिक्शा 1 लाख से ज्यादा जरूरी नहीं है दिल्ली में। अब आप सब जो दिल्ली में जा चुके हैं जानते हैं कि दिल्ली में 1 लाख से कई ज्यादा गुना साइकिल रिक्शा चलती हैं। सारी की सारी अवैध हैं सरकार के मानने से। चूंकि अवैध है, उन्हें पुलिस को, आसपास के निगम के कर्मचारियों को, जितने भी सरकारी कोई भी व्यक्ति है उसे पैसे देने पड़ते हैं। नहीं तो कहेगा भाई अवैध है, तुम्हारे पास परमिट नहीं, तो परमिट तो सिर्फ 1 लाख है, बाकी 10 लाख जो 20 लाख रिक्शाएं चल रही हैं वो कैसे चल रही। तो सबसे अवैध, पहले तो इसका मतलब क्या है, सरकार कहती है पहले एक लिमिट लगा दी 1 लाख। यह सीमा कैसे तय की, कब तय की, किसके आधार पर तय की, किसको नहीं पता। पहले सीमा कर दी कि 1 लाख से ज्यादा साइकिल रिक्शा नहीं हो सकती। उसके बाद जब पता है कि आवश्यकता कई गुना ज्यादा है, तो सारी जो अवैध रिक्शाएं उनसे पैसा लेना शुरू किया। तो एक अनुमान है, एक रिसर्च स्टडी हुई थी कई वर्ष पहले, जिसमें शोध पत्र में यह अनुमान निकला कि दिल्ली पुलिस, केवल दिल्ली पुलिस इन अवैध रिक्शाओं के कारण महीने का 1 करोड़ रुपए कमाती है, इनसे पैसे लेके। तो निचले स्तर पर जो जितने निचले स्तर पर अपना कोई कार्य कर रहा है, कुछ पैसा कमाने की कोशिश में, जुगाड़ में जुटा हुआ है, उसको उतनी ज्यादा परेशानी बढ़ रही है। दूसरा एक उदाहरण कि भाड़े से रिक्शा नहीं चला सकते। सरकार ने नियम बनाया कि भाड़े से आप रिक्शा नहीं चला सकते। अब इसके पीछे ध्येय जो भी रहा हो, बहुत सोच शायद बहुत अच्छी थी कि भाई भाड़े से नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि ना तो कोई अमीर व्यक्ति 100 रिक्शा खरीद लेगा, भाड़े से दे देगा, खुद बैठे पैसा कमाएगा, कोई और मेहनत करेगा। तो यह शायद सोच रही होगी, पर इसका परिणाम देखिए क्या हुआ। पहली बात तो अवैध रिक्शा बंद नहीं हुई, भाड़े से अवैध चलती हैं अभी भी रिक्शा। दूसरी ये कि एक रिक्शा चालक है, उसके पास रिक्शा है, बड़े पैसे जतन करके उसने रिक्शा कमाने के लिए पैसे जुटाए। 8-10 घंटे से ज्यादा रिक्शा नहीं चला सकता। बड़ी बहुत मेहनत का काम है, 8-10 घंटे भी बहुत होते हैं। आप ऑफिस में नहीं बैठ सकते 8 घंटे, बेचारा रिक्शा कैसे चलाएगा। तो वो जो 10-12 घंटे रिक्शा चलाता है ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद जो भी समय वो आराम करता है, सोता है घर में, वो 10-12 घंटे वो रिक्शा जो है, जिसको हम कहते हैं, उसका वो व्यर्थ वहां खड़ी रहती है। तो एक अगर उसको हम एसेट माने, बिजनेस के सेंस में अगर हम सोचे कि भाई एक वो एसेट है, उसको अगर हम एसेट मान के सोचे, तो वो 10-12 घंटे वो रिक्शा पड़ी रहती है। अगर उस रिक्शा चालक को, रिक्शा वाले को यह सुविधा होती कि वो उसे भाड़े में चला सकता है, तो कोई और चलाता उस 10-12 घंटे। तो यह जो इस प्रकार के कानून बने हैं, जिससे निचले स्तर पर इन जो उदारीकरण की नीति हुई है, जो गवर्नमेंट ने अपना हाथ पीछे लिया है, सरकार ने अर्थव्यवस्था से, वो निचले स्तर पर नहीं लिया है। और 2-3 उदाहरण देता हूं। अभी भी कई राज्यों में, कई प्रांतों में आप अपना अनाज जो है, अपनी उपज जो है, उसको दूसरे प्रांत में नहीं ले आ सकते बेचने के लिए, जब भले ही आपको पता हो कि वहां आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। इतने विचित्र किस्म के कानून है कि मान लीजिए अगर आप गन्ना उगा रहे हैं और आप बॉर्डर पर हैं, मान लीजिए झांसी में हैं, और पता है कि एमपी में अगर आप बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे तो आपको गन्ने की 1.5 गुनी कीमत मिलेगी, आप अगर ले गए तो अवैध है। अब इसका क्या मतलब है? ये अगर मान लीजिए, अगर मैं आपको कहूं कि आप एमबीए हैं, दिल्ली से हैं, आप दिल्ली में ही काम करेंगे, या अगर आप एमबीए इंदौर से, आप तो इंदौर छोड़ के भोपाल में नहीं जा सकते। तो ये इस प्रकार के जो नियम बना रखे हैं और कानून बना रखे हैं, उसके कारण गरीबों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे ये कानून अभी भी बरकरार है। विचित्र प्रकार के कानून है इस प्रकार के कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। आप अगर ये दुकान चलानी है चाय की, तो इसके लिए 10 प्रकार के लाइसेंस लगेंगे,
तो लोग क्या करते हैं, 10 प्रकार के लाइसेंस लेने का, न किसी के पास टाइम है न पैसे हैं सबको खुलाने के लिए, ऐसे ही दुकान खोल लेते हैं। ऐसी दुकान खोलते हैं, पुलिस आती है, परमिट दिखाओ, परमिट नहीं है, 100 रुपए दो। तो उस स्तर पर इतनी ज्यादा अभी भी समस्याएं हैं कि अगर सरकार पीछे हट जाए तो कभी कभी तो लगता है, और मेरे ख्याल से वास्तविकता भी यही है कि अगर सरकार बिल्कुल पीछे हट जाए उस स्तर से, तो उसमें उन लोगों का ज्यादा कल्याण हो। कम से कम बिना किसी डर के अपना वो व्यवसाय व्यापार चला सकते हैं। और ये बहुत मेहनत करते हैं, हम आप और हमसे शायद ज्यादा मेहनत करते हैं, पर इन कानूनों की वजह से इस प्रकार के जो जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि इनको तंग किया जा सके। किसी को लेन देन नहीं परमिट है कि नहीं, परमिट पूछने का मकसद सिर्फ एक है, उसका कारण उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि उसमें से पैसे ऐंठे जाए। न वो सरकार, नगर निगम कर्मचारी को, न पुलिस वाले को इससे कोई लेन देन है कि आप जो रिक्शा चला रहे हो ये रिक्शा ठीक है या नहीं, आपके स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, आपको पैसा मिलता है कि नहीं, वो परमिट है, परमिट नहीं है तो पैसा निकालो। तो इस प्रकार के कानून जब तक हम नहीं हटाते तब तक उनकी जो शैली, जीवन शैली में, या उनके उस स्तर पर सुधार की अपेक्षा ना करें, यह मैं मानता हूं।